नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था गेट एग्ज़ाम को लेकर कि गेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो आपको कंसेप्ट कैसे बिल्डअप करना है, क्या क्या सोर्सेज यूज़ करने हैं और जिससे आप अपना कंसेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आया कि सर मैंने NPTEL का वीडियो लेक्चर भी देखा है, टेक्स्ट बुक भी पढ़ा है, कंसेप्ट भी मेरा अच्छा है, फिर भी मैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं ला पा रहा हूँ। मेरी स्पीड, किसी ने लिखा कि मेरी स्पीड कम है, मैं पूरा क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं कर पाया इस साल के गेट के एग्ज़ाम में। किसी ने लिखा कि सर मेरी एक्यूरेसी कम है, मेरे से सिली मिस्टेक बहुत हो जा रहा है। तो ये दोनों प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये बात भी सही है कि अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तब भी ये हो सकता है। क्योंकि देखिए, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही, बट उस कॉन्सेप्ट को सही से अप्लाई करना और उसको पूरा कन्वर्ट कर देना मार्क्स में, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया, वो एक डिफरेंट आर्ट हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं हम एग्ज़ाम में और अपनी एक्यूरेसी भी कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि हम जितना भी पढ़ें उसको सही से अप्लाई करके मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाएँ। ठीक है, देखिए, अगर आपकी स्पीड कम है या आपसे सिली मिस्टेक हो रहा है, इस दोनों का सॉल्यूशन एक ही है और वो है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। रीज़न क्या है? अगर आप कोई क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, तो उसको आप क्वेश्चन को पहले तो अंडरस्टैंड करने में टाइम जाता है, फिर उसको किस मेथड से सॉल्व करें, अप्रोच करने में टाइम जाता है। बट सिमिलर टाइप के क्वेश्चन अगर दोबारा आप सॉल्व करते हैं ना, तो फिर आपको पहले से पता होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन है तो क्या फार्मूला लगेगा, क्या मेथड है, तो आपका स्पीड बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट कर रखे हैं, पहले से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो ऑब्वियसली स्पीड तो बढ़नी है। तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे, जितना ज़्यादा टाइप क्वेश्चन देखेंगे, उतना ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन का से आप पहले से ही फैमिलियर हैं, तो उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में कम टाइम लगेगा। दूसरा क्या है, सिली मिस्टेक के लिए भी यही बात है कि अगर कोई सिली मिस्टेक अगर आप पहले से कर चुके हैं तो आपको पहले से पता है कि इस तरह के क्वेश्चन में ये गलतियां मेरे से हो जाती हैं, तो आप रियल एग्जाम में वो गलती नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, सिली मिस्टेक्स वैसे मिस्टेक को कहा जाता है कि जो आप पहले नहीं किए या और सीधा एग्ज़ाम में जाके कर रहे हैं। अगर आप पहले से ही वो सिली मिस्टेक आपसे हो गया रहता तो फिर आपको आइडिया रहता कि हमसे क्या क्या सिली मिस्टेक होता है। जैसे कि हो सकता है मैं क्वेश्चन पढ़ के मैं डेटा ही गलत लिख देता हूँ कभी कभी, या फिर मैं तो कैलकुलेटर में जब वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे से गलती हो जाती है। तो आपको पहले से पता रहेगा कि कहाँ कहाँ गलती होती है। कभी कभी इस क्वेश्चन में जो फार्मूला लगना चाहिए मैं दूसरा फार्मूला लगा देता हूँ। तो अगर आप पहले से सारे क्वेश्चन सारे टाइप के सॉल्व कर रखे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो आपको बिफोर हैंड पता रहता है कि क्या किस टाइप के सिली मिस्टेक्स हमसे हो रहे हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर भी रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे ताकि ये स्पीड भी मेरी बढ़ जाए और सिली मिस्टेक भी नहीं हो। अब प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं 1990 से लेके 2020 तक के, 21 तक के। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले तो 90 से लेकर 2015 तक या 14 तक, इतने साल के तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सब्जेक्ट वाइज। तो फर्स्ट टाइम तो जब भी आप कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करें तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, आराम से सॉल्व कीजिए ताकि पहली बार आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन गेट में आते हैं और कौन सा फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं। आइए आप एक बार समझ जाइए। ठीक है, ये एक राउंड हुआ प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर पेपर को आपको 3 बार 4 बार भी सॉल्व करना है। ठीक है, जितना बार आप सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है। अब ये जब फर्स्ट टाइम आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उसमें कोई क्वेश्चन जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है या लग रहा है कि बहुत इसमें टिपिकल सा कंसेप्ट है या फिर ऐसा कंसेप्ट है जिसको मैं भूल सकता हूँ, उसके लिए क्वेश्चन के ऊपर आप मार्क कर दीजिए आर मतलब रिवीजन, या जो भी आपका दूसरा कोई नोटेशन बना लीजिए जिससे आप मार्क करते चले जाइए। तो ये तो एक बार हो गया। अब एक बार आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रखा है, फिर आप चाहे तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। क्योंकि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में अब चूंकि आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर चुके हैं तो आपको आइडिया रहेगा कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के कौन से क्वेश्चन जो हैं, किस बुक के क्वेश्चन गेट के पैटर्न के हिसाब से। अब जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में मास ट्रांसफ़र की बात की जाए तो ट्रेबाल बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, लेकिन
उसके जो क्वेश्चन है वो गेट के लेवल के नहीं है, वो बहुत ही लेंदी प्रॉब्लम होते हैं, गेट में उस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसके सॉल्व एग्जाम्पल भी बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत लंबा होता है, वैसे तो क्वेश्चन आते नहीं। जबकि जिंकोपोलिस मास ट्रांसफ़र की एक दूसरी बुक है, वो शायद ट्रेबास से थोड़ी कम ही अच्छी होगी, बट उसके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी मतलब गेट के लेवल के हैं, तो उसके सॉल्व एग्जाम्पल या उसके लास्ट के जो क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रोसेस डायमेंशन कंट्रोल की बात करें तो कॉफनर की जो क्वेश्चन है वो मोस्टली गेट के लेवल के होते हैं, तो कर सकते हैं। तो उसी तरह आप डिफरेंट ब्रांच में, जिस ब्रांच में है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया है तो आपको आइडिया रहेगा किस टाइप के क्वेश्चन गेट में आते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को फिर से सेकेंड अटैम्प्ट जब आप करिए तो आप टाइम बाउंड करके करिए। जैसे फर्स्ट टाइम तो आप पूरा आराम से कर रहे हैं, आपको पूरा समझना है किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कौन सा कंसेप्ट, कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज होता है, किस फार्मूला पे क्वेश्चन आते हैं, ये तो आप फर्स्ट टाइम में कर लिए। सेकेंड टाइम जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें ना तो टाइम बाउंड करके कीजिए, यानी हमको चलिए ये 2 घंटे में पूरा हीट ट्रांसफ़र का क्वेश्चन कर लेना है या 3 घंटे में, जो भी आपको टाइम लग रहा है। अब टाइम बाउंड क्वेश्चन सॉल्व करने में ना 2 बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा हो जाता है। एक फ़ायदा तो ये हो जाता है कि चूंकि आप टाइम बाउंड है, एज ए एग्ज़ाम की तरह सॉल्व कर रहे हैं, तो वैसे ही आपको एग्ज़ाम में जैसे पेपर को सॉल्व करना है, उसका एक पेपर सॉल्व करने का भी आप अपना मेथड एक डेवलप करते जाएंगे। दूसरा ये होगा कि टाइम बाउंड पेपर और एज ए एग्ज़ाम जैसा सॉल्व करेंगे ना, तो आपसे जब सिली मिस्टेक होगा ना तो वो आपको बहुत अखरेगा, बहुत बैड फील होगा कि अरे यार ये तो आता ही था, हमसे गलती हो गई। तो जब आपको अखरता है ना तब वो मिस्टेक आपको याद रह जाता है कि अरे ये मिस्टेक हमको नहीं करना चाहिए था। अब चूंकि क्या है कि अगर आपने एग्ज़ाम की तरह दिया ही नहीं है तो क्या है, नॉर्मल आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो एक कुछ गलती भी हो जाती है तो उतना ध्यान नहीं जाता, उतना याद भी नहीं रहता है। ठीक है, तो ये इसलिए आपको टाइम बाउंड पेपर सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद जब टाइम बाउंड सॉल्व करने के बाद जब पेपर एक बार सॉल्व हो गया तो आप इसके आंसर चेक करेंगे और आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हुआ, ये सॉल्व ही नहीं हुआ और इसमें ये गलतियां हैं। तो आप उस पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे से कीजिए। जितना देर पेपर सॉल्व करने में लगा रहे हैं उतना ही देर आप एनालिसिस में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद पेपर सॉल्व करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको आइडिया लगे कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या क्या कंसेप्ट मेरा अभी अच्छे से क्लियर नहीं है, किस किस चीज़ में दिक्कत हो रही है। तो ये एक तो ये। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आप एक बार कर चुके हैं, दूसरी बार आपको शायद मेमोरी में ही रह गया हो कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, तो इसलिए ऐसे एग्ज़ाम जैसा माहौल बन नहीं पाएगा। तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज आप एक से ज़्यादा कोचिंग का भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सीरीज जितना अच्छे से सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है। अब इसमें भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होते हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी होते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो ऐसे ही देने होंगे, टेस्ट दे करके आप कोई भी सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए पूरा और फिर टेस्ट दीजिए, फिर उसमें देखिए क्या कंसेप्ट में दिक्कत हो रही है, उस कंसेप्ट को आप अपने नोट में भी अपडेट कीजिए। फिर उसके बाद जब फुल लेंथ टेस्ट देते हैं तो उसमें आप एग्ज़ाम देने का अपना एक स्ट्रेटजी बनाइए। और एग्ज़ाम देने का स्ट्रेटजी सबके लिए अलग अलग होता है। कुछ लोग एप्टीट्यूड से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग मैथ से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग 1 मार्क क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो अलग अलग होता है। आपके लिए क्या सूट कर रहा है आप देखिए। मेरा एडवाइस यही है कि आप इजी क्वेश्चन को पहले कीजिए। देखिए एग्ज़ाम में ना आपका नॉलेज एक बात, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी। और आपका उस एग्ज़ाम में आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है, कॉन्फिडेंस भी ऊपर नीचे होगा और ये सब चीज़ बहुत फैक्टर करेगा पूरा एग्जाम का। तो इसलिए अगर आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, अरे मेरे से क्वेश्चन तो निकल रहे हैं, और फिर आप बाद में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आराम से कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से ये स्टार्ट किया तो होगा क्या, डिफ़िकल्ट तो हुआ नहीं। और चाहे मान लीजिए हो भी गया आप टाइम लगा के, उसमें अगर आप फंस गए तो आपका एक तो कोई क्वेश्चन में अगर आप फंस गए हैं तो बार बार दिमाग उसमें जाता रहेगा कि वो क्वेश्चन हुआ नहीं हो, क्वेश्चन हुआ नहीं, उस चक्कर में आपका इजी क्वेश्चन भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए गेट में जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसको मैं पहले करता था। उसको करने में क्या होगा कि आपके क्वेश्चन स्मूथली निकलते चले जाते हैं और स्मूथली निकलने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहता है, आपका मूड सही रहता है और आप इसलिए इजी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी इजीली कर पाते हैं। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम देते समय ये चीज़ देखिए कि आप एग्ज़ाम में स्टक मत होइए। मतलब ऐसा हुआ कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको कुछ एक क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगा तो ठीक है, उसको स्किप कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो स्किप कर दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी एक क्वेश्चन में स्टक हो गए,
स्टक होकर के मान लीजिए अब उसमें 10-15 मिनट लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिए ना, तो आपका बाकी के पेपर बेकार हो जाएगा, क्योंकि बाकी के पेपर के लिए आपके पास टाइम कम मिलेगा। और जब बाकी के पेपर के लिए अगर टाइम कम मिल रहा है तो क्या होगा कि आपसे सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप किसी एक क्वेश्चन पे स्टक मत कीजिए। उसी तरह अगर आपको लगातार क्वेश्चन स्किप होने लगा, लग रहा है कि ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, नेक्स्ट गए वो भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन स्किप होगा तो भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि अरे ये तो पेपर सॉल्व ही नहीं हो रहा है मेरे से। तो उस केस में क्या करता था, मैंने क्या स्ट्रेटजी बना रखी थी कि अगर ऐसा कुछ होगा तो उस टाइम पर मैं एप्टीट्यूड पर चला जाऊँगा। तो एप्टीट्यूड शुरू में ही सॉल्व नहीं करता था, क्योंकि शुरू में अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर सेकंड 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ गए, और जहाँ पे मुझे डिफ़िकल्टी फेस होने लगे कि लग रहा है कि अब ये पेपर डिफ़िकल्ट होते जा रहा है, तो अपना मोरल थोड़ा बूस्ट करने के लिए एप्टीट्यूड में चला जाता था, क्योंकि एप्टीट्यूड मोस्टली आसान मैथ ही होते हैं, तो वो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं, या फिर अपना जो स्ट्रेटजी आपका है आप ये मॉक टेस्ट में ये डेवलप कर लीजिए कि किस तरह से हमको पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरी बात, अब इसमें क्या है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि गेट 2013 का जो एग्ज़ाम है मैं 4th ईयर में दिया था। मेरा 5 ईयर का कोर्स था, ड्यूअल डिग्री कोर्स। तो 4th ईयर में मेरा पेपर दिया था, तो मेरा पेपर बहुत स्मूथ जा रहा था। अब उसमें क्या हुआ कि एक क्वेश्चन जो था 2 मार्क का, या लिंक क्वेश्चन था मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस का, उसमें मैं स्टक हो गया। अब मेरा दिमाग में आ रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो ही जाएगा, थोड़ा टाइम और दे दूँ, और ऐसे करते करते एक ही क्वेश्चन में मैं 10 से 15 मिनट तक लगा दिया था। अब हुआ ये कि वो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन बाकी के इजी क्वेश्चन में मैं बहुत जल्दी करने में सिली मिस्टेक कर दिया। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, बट इजी क्वेश्चन को भी ना आप एक बार अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो मार्क करने के पहले एक बार क्विकली फिर से रिवाइज कर लीजिए कि आपने डेटा अपने नोट में सही लिया था कि नहीं, कैलकुलेटर में आपने जो डेटा है वो सही डाला था कि नहीं। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिए, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि आपने जो भी कैलकुलेशन किया है वो सही किया, और फिर आप मार्क कीजिए। मार्क करने में यूनिट का ध्यान रखिए, तो जो भी है डेटा गलत एंट्री नहीं होनी चाहिए कैलकुलेटर में, या फिर आपसे नोट में क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिए, यूनिट्स का भी ध्यान दीजिए। तो इस तरह से आप एक मार्क्स के जो क्वेश्चन करते जा रहे हैं, हो सकता है आपका 30 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाए रिवाइज करके दोबारा आप उसमें एंट्री कर रहे हैं, तो लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मेरे ये क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं। ठीक है, सिली मिस्टेक से बच सकते हैं इस तरह से। दूसरा क्या है कि अगर आप क्वेश्चन आपका कोई अटक रहा है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार में जब आप स्टक नहीं हो रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हुआ, एक बार जब पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है ना, तो फिर आप जब सेकेंड बार आते हैं ना, तो उसी क्वेश्चन को आप दूसरे अप्रोच से कर पाते हैं। ठीक है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक ही क्वेश्चन में बहुत टाइम दे देंगे ना, तो एक जो मिस्टेक हो रहा है ना, सेम टाइम पे आप दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करने पे कई बार ऐसा होता है कि सेम ही मिस्टेक दोबारा हो जाता है। इसीलिए आप चाहें तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, और फिर जब पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया तब आप वापस उस क्वेश्चन पे आइए। वापस क्वेश्चन पे आने के बाद आपका हो सकता है कि आप इस बार आप फ्रेश वे में आप सोच रहे हैं उस क्वेश्चन को, तो हो सकता है कि आप जो पहली बार मिस्टेक कर रहे थे फार्मूला में या डेटा एंट्री में ही आपने मिस्टेक कर दिया। हो सकता है कि आपने 9×4 को 36 की जगह 26 लिख दिया है, और ये सेकेंड बार भी आप लिख रहे हैं। तो इस तरह का जो गलती है, जब फ्रेश माइंड से वापस आएंगे तो नहीं होगा। तो मेरा सजेशन यही है कि ये पेपर देना एक आर्ट है, उसको सीखिए। इजी क्वेश्चन मोर इम्पॉर्टेंट है डिफ़िकल्ट वन से। आप इजी और मॉडरेट क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेंगे ना, तो भी आपका रैंक बहुत अच्छा आएगा। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में तो बहुत लोग से सॉल्व नहीं होगा, बट इजी और मॉडरेट क्वेश्चन जिनके अच्छे से निकल जाएंगे उनके रैंक तो अच्छे आएंगे। इसके बाद एक और चीज़ है, कई बार क्या होता है कि आप लास्ट के जो 10-15 मिनट में ना आपसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मेरे साथ तो होता था। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं कि अब एग्ज़ाम में 2-2.5 घंटे के बाद आपको लग रहा है अब बाकी मेरे से नहीं हो रहा है, अपना मोरल डाउन मत कीजिए, क्योंकि लास्ट के 10-15 मिनट में आपसे कोई क्वेश्चन में अटक रहे थे ना, वो दोबारा हो जाता है। तो इसलिए आप लगे रहिए लास्ट मिनट तक। मेरे साथ तो ये बहुत हुआ है, मुझे लगता है बहुतों के साथ होता होगा कि लास्ट के जो 10 मिनट में आपका एक्यूरेसी और स्पीड जो है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपने एक बार पहले से अटेम्प्ट कर रखा होता है, तो आपको शायद आइडिया लग गया रहता है, तो इसलिए सेकंड टाइम में आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से, और फिर वापस मॉक टेस्ट देने के बाद वही इंपॉर्टेंट बात कि आप उस टेस्ट पेपर का एनालिसिस ज़रूर कीजिए।
क्योंकि आपको तभी पता लगेगा कि आपसे किस टाइप के मिस्टेक्स हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं। तो सिली मिस्टेक को अवॉइड कर पाएंगे। देखिए, कोई भी सिली मिस्टेक है ना, तो वो मिस्टेक इसलिए है कि आपने वो मिस्टेक पहली बार कर रहे हैं। अगर आप 1-2 बार टेस्ट सीरीज में ही ये मिस्टेक कर देंगे तो फाइनल एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना बार कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर 3 से 4 बार तक कीजिए। 90s में जो फुल मतलब न्यूमेरिकल आते थे, जो लॉन्ग न्यूमेरिकल आते हैं, वो सब भी सॉल्व कीजिए। और उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए अच्छे से। लास्ट के 5-6 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को आप एज ए रियल एग्ज़ाम की तरह दीजिए। तो आशा करता हूँ कि ऐसे करने से आपका पेपर ज़रूर अच्छा होगा। आपको बेस्ट ऑफ लक।